नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान सरकार जो है वो अब कैबिनेट शपथ ग्रहण का लगभग समय तय है। हालांकि सरकार की तरफ से अधिकृत रूप से इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। अभी तक मंत्रिमंडल में आने वाले, शामिल होने वाले नामों को लेकर भी कोई किसी तरह की कंफर्मेशन नहीं है, ना दिल्ली से ना जयपुर से। लेकिन उसके बाद भी कवायद और खबरों का बाजार बहुत तेज है कि कल जो है वो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे विधायकों को मंत्री बनने का मौका जिनको मिलने वाला है, उनके आसपास के लोग कुछ एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। कुछ इस तरह सुगबुगाहट हो गई है कि कल मंत्रिमंडल शपथ ले सकता है। आज अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि विधायकों की धड़कनें और कितने समय तक बढ़ी रहने वाली हैं। क्या ये 24 घंटे आखिरी हैं? हमारे साथ वीरेंद्र शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हैं और जी जगदीश शर्मा जी नमस्कार। वरिष्ठ पत्रकार हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, अभी तक अधिकृत रूप से सरकार की तरफ से जानकारी नहीं दी गई है। आपके पास भी वही हाल है जो बाकी प्रदेश बीजेपी का है? देखिए शीघ्र ही एक सरकारी जो जानकारी आप चाह रहे हैं जिस प्रकार की, वो आपके सामने भी होगी और निश्चित रूप से सभी को एक इस शुभ अवसर का इंतजार भी है और यह कल पूरा होने वाला है। और हम समझते हैं कि जिस प्रकार जो सुशासन का जो संकल्प लेकर अब हम आए हैं वो पूरा होने की ओर, जिस प्रकार से हमने कार्रवाइयां प्रारंभ की है या जो योजनाबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से सुशासन राजस्थान में देखने को मिलेगा। यानी कि कल शपथ ग्रहण होने जा रहा है। अधिकृत जानकारी बस कुछ ही समय में जारी कर दी जाएगी। राजभवन में तैयारियां तो पिछले सप्ताह भर से चल रही हैं और विधायक जो है बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जितना इंतजार इस वक्त उन विधायकों को है जिनके नाम आने की कहीं ना कहीं उनको सूचना है, उससे ज्यादा उन विधायकों का भी हाल जो है फर्स्ट टाइमर है। इस बार फर्स्ट टाइमर्स बड़े जो है बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि क्या पता कोई चौंकाने वाला नाम उनका भी इस लिस्ट में आ जाए। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन बहरहाल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ भीमराज जाखड़ जी जुड़ चुके हैं। भीमराज जी, आपके यहाँ पर सूचना कैबिनेट शपथ ग्रहण के बाद ही आएगी? ऑफिशियली हमारे पास कोई सूचना चाहिए, पर आपके समाचार चैनलों के माध्यम से हमें मालूम पड़ा है कि कल 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह का कोई कार्यक्रम है। तो ठीक है, अच्छा है, आप काम कीजिए, जनता ने मैंडेट दिए, आप काम करिए। क्योंकि आजादी के बाद आज जो इस समय सरकार में सबसे लेट मंत्रिमंडल गठन हुआ है, पहला ऐसा कभी भी नहीं हुआ। 94 के अंदर हुआ था या फिर 2018 में 13 दिन लेट हुआ था। अब की बार तो आई थिंक ये 25 से 26 दिन हो गए रिजल्ट आने के बाद, सबसे ज्यादा लेट हुआ है, अब की बार हुआ है। और आगे देखिए, जब इनका देते हैं, आगे इनका काम देखते हैं, यमराज जी, जनता क्या कहती है। और इस बार तो बहुत कुछ सबसे पहली बार ही हुआ है। फर्स्ट टाइमर विधायक को इससे पहले मुख्यमंत्री कब बनाया गया था? राजीव तिवारी जी, आपको याद आता है? जगन्नाथ पहाड़िया ने अब तक का रिकॉर्ड कहते हैं सबसे ज्यादा वक्त लिया था अपनी फर्स्ट कैबिनेट टाइमर बनने। शुरुआत में बनाया गया था जब इनको जय नारायण व्यास जी थे, उनको बनाया गया था, फर्स्ट टाइमर थे वो। जी, तो वो तो चुनावी पहली बार हुआ था, इसलिए पहली बार बन गए वो। पहली बार बनना ही था। लेकिन अब इतने सालों में ये पहली बार ही देखने में आ रहा है कि भजन लाल जी फर्स्ट टाइमर बने और काफी सक्रिय भी हैं पिछले कई दिनों से, क्योंकि और कोई है नहीं तो खुद को ही सक्रिय रहना बहुत जरूरी था। क्योंकि दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके पास कोई प्रभार नहीं था, तो वो किस विभाग की क्या बैठक लेते, क्या निर्देश दिशा निर्देश देते, क्या करते, वो तो सिर्फ एक मुख्यमंत्री का ही एक अधिकार होता है कि वो किसी भी विभाग की बैठक कर सकते हैं, वहां दिशा निर्देश दे सकते हैं, कोई पुरानी सरकार के आदेशों को पलट सकते हैं। तो ये सारी चीज भजन लाल जी के अकेले कंधों पर इतना भार था अभी, तो वो अब कल बढ़ जाएगा अगर कल होता है तो। 3:30 बजे की भीमराज जी कह रहे हैं कि सूचना है। वैसे राजभवन में तो पिछले एक सप्ताह से टेंट शामियाने कुर्सियां सब लगी हुई हैं और राज्यपाल जी भी इंतजार कर कर के बीच बीच में बाहर हो जाते हैं कार्यक्रम में। तो
इस तरीके का है। अब देखिए कल 3:30 बजे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, प्रदेश के लिए सबसे अच्छी बात है कि जो घोषणाएं बीजेपी ने करी हैं अपने चुनावी घोषणा पत्र में, वो मंत्रिमंडल के गठन के बाद जल्दी से जल्दी लोगों को राहत मिले और सारी चीजें वापस से पटरी पर आए, जो कि 3 महीने के करीब लगभग होने वाला है। अब तो समय जब से आचार संहिता लगी थी अक्टूबर के महीने में, तो तब से अब तक क्या क्या जो 3 महीने में सरकारी कामकाज रुके हुए हैं, दूसरी चीजें हैं, वो अब पटरी पर आएंगी मंत्रिमंडल के गठन के बाद। तो अच्छी बात है। तो हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल का गठन हो और सारी चीजें वापस से स्ट्रीमलाइन हो सके। जी जगदीश शर्मा जी, ये तो पिछले जो लगभग 25 दिन नतीजे आने के बाद, तो 25 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं अब। जिस तरह से ये पूरा समय निकला, इस बात को लेकर तो बहुत चर्चाएं हो गई कि इतनी देर क्यों हुई, इतनी देर क्यों हो रही है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो ये सब तो चर्चाएं हो चुकी हैं और देर भी हो चुकी है। अब तो ये है कि ये जो देर हुई है, इसका जो एक तरह से उसको जस्टिफाई करना है। अब वो जस्टिफाई कैसे किया जाएगा, सवाल ये है। जगदीश जी का ऑडियो ऑफ हो रखा है, ऑडियो ऑन कर लें। उनको आवाज ही नहीं मिली। नहीं, जगदीश जी को आवाज मिल गई, उनका इंटरनेट ऐसा लग रहा है कि कुछ परेशानी बाधा दे रहा है। वापस जाएंगे जगदीश शर्मा जी के पास, शायद कनेक्ट हो गए हैं। वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, बहुत आप पहले भी जुड़े, बड़ा रोष भी दिखाया आपने। उस समय कहा था कि बस आ जाएगा कुछ ही समय में नाम, लेकिन उससे लेकर आज तक 10 दिन हो गए जब आप लास्ट डिबेट में थे। तो ये जो समय निकला, अब जो देर हुई है उस पर तो सवाल नहीं हो सकता, हो गई जो देर होनी थी। और जो नुकसान होना था पार्टी का, अगर होना है, या सरकार का इमेज का, तो वो भी हो चुका। अब सवाल ये है, जगदीश शर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने सवाल सुना था पहले? हाँ, मैंने सुना। जी बताइए सर, कैसे करेंगे मतलब डैमेज मीना कंट्रोल? जी, ऐसा है, ये रिसाउंड कर रहा था। देर होने में तो कुछ खास बात नहीं है। ये मुख्यमंत्री का प्रोरोगेटिव होता है कि कितना लंबा बनाए, कितना छोटा बनाए, तुरंत ले या 1 महीना लेकर मंत्रिमंडल का गठन करें। लेकिन लोगों की इच्छा होती है कि भाई जल्दी से बना जाए। जो मिनिस्टर बनने हैं, जिनको किसी मिनिस्टर से काम है, वो इंतजार कर रहे हैं बने तब तो मैं उसके पास जाऊं। तो ये ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारी अपनी उपजाई हुई प्रॉब्लम है, जिसको कहना चाहिए कि किसी का कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री जिस दिन बैठा है उस दिन पे किसी का कोई काम नहीं है टकरा, किसी के पेमेंट, आप पेमेंट मान लीजिए होने हैं सेक्रेटरी से, तो वो पेमेंट का व्यवस्था तो चीफ मिनिस्टर खुद ही करने हैं। अब अगर उनको खुद ही ये काम करना है, देखिए रिबाउंड कर रहा है, ऑडियो रिबाउंड कर रहा है, पता नहीं आपको भी करना है। हमें आ रही है आवाज, आ रही है तो आपकी? कोई परेशानी नहीं हो रही है, हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है जगदीश शर्मा जी, सब लोग ठीक से आपको सुन पा रहे। ओके, तो ऐसी सूरत में चीफ मिनिस्टर केवल अपने आप ही अकेले काम कर रहे थे तो भी पर्याप्त था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तो ये थी कि सारे काम नहीं हो रहे थे, जितने काम होने चाहिए वो अटके हुए थे, ऐसा लोगों ने कहा। लेकिन मुख्यमंत्री केवल निर्देश देता है या कोई मिनिस्टर होता है उसको निर्देश देता है, काम एग्जीक्यूटिव करती है, अफसर लोग करते हैं, और वो काम बंद नहीं हुआ था, वो चल रहा था। तो ऐसी सूरत में मैं मानता हूं कि ये ज्यादा लेट नहीं हुआ है अभी भी, और अभी भी अगर ये टाइम से आ जाती है पटरी अपने आप में नया मंत्रिमंडल के साथ, तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वीरेंद्र शर्मा जी, अब इस मंत्रिमंडल के माध्यम से संदेश क्या देना चाहेगी पार्टी और सरकार दोनों?
देखिए मीना जी, एक स्पष्ट संदेश है जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, और वो संदेश केवल चुनाव से पूर्व भी वही था, चुनाव के बाद भी वही है, और वह संदेश है सुशासन का संदेश। और मैं समझता हूँ ये जो दिन गए हैं सरकार बनने के बाद में, जितने भी दिन हुए हैं, इन दिनों के अंदर अगर मंत्रिमंडल बन भी जाता तो उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ पिछली सरकारों के जितने मंत्रिमंडल बने उनमें भी इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई जिस प्रकार की कार्रवाई इन 20 से 22 दिनों में देखने को मिली। आप एक एक विषय को देख लीजिए, चाहे एसआईटी गठन को लेकर हो, चाहे पेपर लीक के लिए हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए हो, चाहे 450 रुपए में गैस सिलेंडर का निर्णय लेने का हो, या फिर हार्डकोर अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का हो। राजस्थान क्या चाहता था? राजस्थान भारतीय जनता पार्टी से यही चाहता था कि राजस्थान का जो माहौल है आपराधिक हो गया है उस पर लगाम लगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही सबसे पहले उस पर कार्रवाई प्रारंभ की, और अब आपको देखने को मिल रहा है किस प्रकार से बदमाशों के ऊपर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। ये सब बिना मंत्रिमंडल के हुए हैं। कई बार क्या होता है, कुछ अच्छे निर्णय लेने के लिए समय लगता है, लेकिन उन निर्णयों के साथ बड़ी जब कार्रवाई होती है तो आम जनता को लगता है कि वास्तव में एक ऐसी सरकार आई है जो इस राजस्थान को सुशासन की ओर आगे बढ़ाएगी। और मैं समझता हूं उसके लिए हमने कदम आगे भी बढ़ा दिए हैं। भजन लाल जी ने जो भी निर्णय किया है इन दिनों में, जो भी निर्णय किया वो जनता के हित में है, प्रदेश के हित में है, और जो जनता चाहती थी वह हुआ भी है। रही बात दूसरी की पार्टी में क्या लगेगा क्या नहीं होगा, तो पार्टी एकदम पूर्ण रूप से मनोयोग से कार्य कर रही है। जिसे जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसको निर्वहन करेगा, जो मंत्री जिस पद के काबिल होगा उसे वह बनाया जाएगा, और वो एक अच्छा सा कार्य करके जनता के सामने हम जाएंगे। और निश्चित रूप से जो रोड मैप अपने तैयार किया है, भजन लाल जी ने जो विजन रखा है उसको हम पूर्ण करेंगे। जी, ये तो ठीक है कि आप की सरकार ने वो सब काम किया जो कैबिनेट बनने के बाद भी नहीं होता। तो ऐसे में भीमराव जी जस्टिफाई किया जा सकता है इस बात को कि कैबिनेट ना बनी तो क्या हुआ, काम तो हो रहा था। और मुद्दा ये है, कल हमारे पास कांग्रेस के जो प्रवक्ता आए थे वो बोल रहे थे जनता को क्या मतलब है हम किसको विपक्ष का नेता बनाएं, ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम कर लेंगे। तो राजनीतिक दलों में काम ऐसे ही होता है क्या भीमराव जी कि आप अपने हिसाब से जब चाहेंगे तब विपक्ष के नेता का चयन करेंगे, बीजेपी जब चाहेगी तब कैबिनेट बनाएगी, कोई उसमें समय सीमा की अहमियत नहीं है, कोई प्रदेश की जनता की उम्मीदों का और उनके हितों का वास्ता नहीं है। देखिए मीना जी, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली है उसके अंदर जो पार्टी या जो संगठन सत्ता में होता है, पहले उनकी जिम्मेवारी होती है कि उनको जनता ने मैंडेट दिया है तो वो अपना मंत्री, 12 दिसंबर को हो गया था। हाँ 12 दिसंबर बता रहा हूँ, 12 दिसंबर को नाम का ऐलान हो गया। उसके बाद मंत्री परिषद का था। मंत्री क्या जनता की तरफ से आते हैं, मशीनरी प्रशासनिक मशीनरी अलग होती है, तो वो जनता की भावनाओं को और जनता के कार्यों के लिए उनको चुना जाता है ताकि वो मंत्रिमंडल बन के उन पे अपने जनता के निर्णय जनता के काम उनको लागू कर सके। पहला प्रायोरिटी इनकी होती है, जो लेट हुआ। अब रही बात विपक्ष की, तो हमें विपक्ष में बिठाया या कोई भी पार्टी विपक्ष में होती है तो विपक्ष का यही दायित्व होता है कि जो प्रशासन जो सत्ता में होती है यदि वो कुछ गलतियां करती है, जनता के वादों या जनता के काम नहीं करती है, जनता के साथ कोई होता है न्याय होता है, तो वो विपक्ष उनका काम होता है विपक्षी भूमिका निभा के उसको सचेत करना और उनको काम करवाने के लिए अपनी तरफ से संघर्ष करना। यह बात बोला पॉलिटिकल साइंस सिविक्स में 9th में ये चैप्टर पढ़ा दिया जाता है विपक्ष का क्या काम होता है। आप विपक्ष का काम मत बताइए। नहीं, मैं आपसे आपने कांग्रेस बीजेपी नहीं पूछा मेरे से, आपने पूछा, मैंने वो बताया। बट रहा बात अब इनको मंत्री आपसे कि विपक्ष के नेता का चयन क्यों नहीं हो पा रहा। हाँ, अब जवाब देंगे। विपक्ष के नेता का चयन में कुछ देरी हो रही है। हमारी नागपुर रैली थी, कांग्रेस का स्थापना दिवस था, अब मंत्रिमंडल इनका हो जाता है, कल परसों हमारा नेता भी चुना जाएगा। क्या दिक्कत है? विपक्ष का काम तो विपक्ष कर ही रहा है। आप मंत्रिमंडल बनाइए इनको और मंत्रिमंडल के जनता का आप काम कीजिए, पहला काम इनका है। और फिर फिर आता है विपक्ष का विधानसभा 19 जनवरी को शुरू होगी, तब विपक्ष का नेता तब तक आ जाएगा। कहाँ दिक्कत है? विपक्ष का नेता का रोल अपने आप आ जाएगा। विपक्ष में पार्टी है तो पार्टी अपना रोल निभा रही है, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी इनको काम करने चाहिए। अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि 450 सिलेंडर हमने एक सेकंड शर्मा जी, हाँ बोलिए। अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे हमने 450 सिलेंडर देना स्टार्ट किया, तो मेरा इनसे सवाल है कि आखिर महंगा किसने किया था? भाजपा ने तो महंगा किया था। कांग्रेस 2 यूपीए थी तो
400 में मिल रहा था, उसमें स्मृति ईरानी जी जंतर मंतर पे प्रदर्शन करती थी सिलेंडर लेके। आखिर महंगा इन्होंने किया और यही सस्ता कह रहे हैं, तो आई थिंक इनको जनता को गिनाने की जरूरत नहीं होती। और आज का अखबार में ही कहा है, आपको क्रेडिट लेना पिछले दिनों में भीमराज जी, आपको क्रूड क्रेडिट ऑयल कि आपने वापस स्मृति ईरानी के दौर में लाकर खड़ा कर दिया बीजेपी को। आपको क्रेडिट लेना चाहिए। नहीं क्रेडिट हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इतने दिन आपने जनता को लूटा, इसका जिम्मेवार कौन है? आपने कच्चे तेल के दाम पूरे विश्व में गिरे हैं और आज के अखबार के हिसाब से गिरे हैं और उसमें लिखा गया है, तो आखिर कच्चे तेल के दाम गिर गए तो आपने जनता को तेल तो सस्ता कर देते। आप 30% दाम गिरे हैं, अब आप कितना कम करते हैं? एक सेकंड, कच्चे तेल के दाम 30% गिरे हैं, आज के पेपर में आया है, भास्कर में आप पढ़ लीजिएगा। तो आप कितना कम कर पाएंगे? आपने वादा किया था आप कच्चे तेल के दाम 30% गिरे, तो आपको 30% कम तो कीजिए। जब क्रूड ऑयल महंगा था, जब 70 रुपए हम यूपीए दे रही थी, तब आप कह रहे थे महंगाई है। आप तो 70 रुपए के अंदर कच्चा तेल है, आप 110 रुपए दे रहे हो। पता नहीं किस क्यों जनता को लूटने पे तुले हो। और रही बात, आज मैं एक सेकंड, आज दिया कुमारी जी का, मैं आप मुद्दे से भटक गए हैं भीमराज जी। इस वक्त हम चर्चा सिर्फ राजस्थान की कैबिनेट और विपक्ष की जिम्मेदारी दोनों पर कर रहे हैं। मीना जी, मैंने भाजपा प्रवक्ता का जवाब दिया है। शर्मा जी, अगर आप ऐसे ही विषय से अलग कांग्रेस को कोसने का काम करें तब तो बात नहीं, मैं नहीं करूंगा, निश्चित रूप से मीना जी, मैं आज पूरा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आया हूं और जो भी होगा सकारात्मक विषय रखने की पूर्ण कोशिश करूंगा। भीमराज जी से मैं सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहता हूं, आप विपक्ष की पूर्ण भूमिका निभाइए। इतना सा छोटा सा विषय है, 5 साल तक आपकी सरकार ने राजस्थान को 12 रुपए महंगा पेट्रोल दिया है, 4.5 रुपए महंगा डीजल दिया। उसके लिए आप बोलने के काबिल ही नहीं है सिलेंडर या गैस किसी चीज के लिए, इसलिए ऐसे सब्जेक्ट मत लाइए, आप मुंह की खाएंगे। बिल्कुल लाइए, तो ऐसे सब्जेक्ट है जी, जब पूरे लाएंगे तो फिर आपकी खुद की प्रॉब्लम है सामने। आपने जो किया है, जनता ने आपको आईना दिखा के घर पे बिठा दिया है। नहीं, जनता ने आपको आईना दिखा के घर बैठा दिया है, महंगा किया और आप ही उसको सस्ता कर रहे हो। किसको शाबाशी देने की तुले? आपके पास सरकार था, आप भारतीय जनता पार्टी के शासन में जहां भी सरकार है वहां पेट्रोल डीजल सस्ता था। आपने राजस्थान में क्यों नहीं किया भैया? एक सेकंड, सिलेंडर किसका विषय था? गैस केंद्र सरकार की। पेट्रोल और डीजल किसका? पेट्रोल और डीजल क्यों नहीं किया? पेट्रोल और डीजल में जब क्रूड ऑयल सस्ता हो गया तो केंद्र सरकार को चाहिए था वो कम कर देती, ऑटोमेटिक कम। दूसरी राज्य सरकारें कर रही है, आप नहीं करोगे? सोचना ही नहीं पड़ता, वीरेंद्र जी आप कम कर देते ऑटोमेटिक कम हो जाता जी। नहीं, ये मुद्दे से ये भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आपने 450 का सिलेंडर का जिक्र किया तब मेरे बोलना पड़ा। जा रही है और भीमराज जी, जो जहां आपने छोड़ा है, जिस अर्थव्यवस्था के चौराहे पर इस वक्त राजस्थान की सरकार है, वो अच्छी है या बुरी है? जिम्मेदारी तो वो आपकी है ना। हम अच्छा बोल रहे हैं ना हम बुरा बोल रहे हैं, वो तो बही खाता बताएगा कि क्या स्थिति है। सवाल ये है कि अर्थव्यवस्था जहां इस वक्त है, बीजेपी की सरकार उसे किस दिशा में लेकर जा पाती है, सवाल ये है। और वो तब संभव होगा जब वो काम करना मुस्तैदी से शुरू करेगी, कैबिनेट बनेगी, फैसले होंगे, रफ्तार पकड़ेगी। सवाल इस वक्त ये है कि रफ्तार नहीं है सरकार में। ये कहने की दलील नहीं हो सकती कि कैबिनेट भले ही ना बनी हो, मुख्यमंत्री एक्शन में है। एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री एक्शन में होकर अगर सरकार चला लेंगे तो फिर क्या जरूरत है कैबिनेट की? क्या जरूरत है ब्यूरोक्रेसी की? क्या जरूरत है इतने सारे बोर्ड निगम सबकी? क्या करेंगे सब? राजीव तिवारी जी, सवाल ये है कि जिस मकसद के साथ बीजेपी ने कैबिनेट के नामों को तय करने में समय लगाया, वो मकसद अब पूरा होता दिख रहा है, होगा, आपको लगता है? नहीं, अभी तो देखिए, मंत्रिमंडल बन भी जाएगा तो क्या करेगा? अभी तो 22 क्या 30 जनवरी तक तो राम मंदिर का सारा काम चलेगा, तो उसमें और जो दूसरे निर्णय हैं उसी से संबंधित ही होते रहेंगे। अभी तो कि यहाँ से कितनी बसें जाएंगी, कितनी ट्रेनें जानी चाहिए, कौन कौन लोग जाने चाहिए, क्या होना चाहिए। अच्छी बात है, राम मंदिर बन रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बीजेपी सरकार की, केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की और पूरे भारतवासियों की, जिन्होंने तन मन धन से इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आज से ही नहीं, पिछले करीब 50 साल से इसमें अपना पूरा योगदान दिया है। खाली बीजेपी अगर इसमें अपना श्रेय लेती है तो वो गलत है, क्योंकि पूरी जनता ने
आज आप देखिए वो जो कार सेवक गए थे वो कोई एक बीजेपी के नहीं थे, वो हर दल के, हर वर्ग के लोग गए थे वहां पे। तो वो सारी चीजें हैं। उसके बाद रामशिला अभियान चला था, उसमें सबने अपना योगदान दिया था। तो और आज जो ये बात हो रही है पेट्रोल की और डीजल की और गैस सिलेंडर की, ये भी एक्चुअली बात अब होने का कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि 500 में कांग्रेस दे रही थी, 450 में ये दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं बीपीएल को। भाई आम उपभोक्ता को मिले अगर कोई फायदा, तो बड़ा फायदा तो आम उपभोक्ता के लिए मिलना चाहिए ना। पेट्रोल डीजल का है तो पेट्रोल डीजल राजस्थान में सबसे ज्यादा वैट है, सब लोग जानते हैं। और बीजेपी और प्रधानमंत्री की सारी रैलियों में प्रधानमंत्री ने भी कहा कि यहाँ का जो वैट है हम उसको बिल्कुल रेशनलाइज करेंगे, और हो सकता है कि हम जो हरियाणा और यूपी में जो रेटें चल रही हैं पड़ोसी राज्यों में, गुजरात में और चल रही हैं, उसके नजदीक लाने की कोशिश करेंगे। तो वो कोशिश अब होनी चाहिए, वो फायदा अब जनता को मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री तो जो एक्शन में नजर आ रहे हैं, कब तक मिलेगा, वो कब तक मिलेगा? कोई अपनी राय, कोई अपना डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? वीरेंद्र शर्मा जी, ये सवाल पूछा जाएगा। 5 साल लगातार आपने कांग्रेस की सरकार को घेरा है और प्रधानमंत्री ने खुद जब मंचों से बोला है, और अब 1 महीना लगभग होने जा रहा है नतीजे आए हुए, 1 महीने में अगर आप बुनियादी बेसिक, बीजेपी ने पहले यही मुद्दा उठाया था कि 10 दिन में राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस जो है किसानों का कर्ज माफ कर देगी, और वो पूरे 5 साल तक चलता रहा कि कर्ज माफ नहीं हुआ। 10 दिन में कहा था, 10 दिन में कहा था। तो भाई अब आम जनता ये भी तो प्रश्न करेगी कि आपने कहा था, अब 1 महीना हो गया, आप कब करोगे? कुछ उसकी डेडलाइन वगैरह कुछ तो आप देंगे कि हम 1 महीने में कर देंगे, 2 महीने में कर देंगे, 4 महीने में कर देंगे। और उतने दिन जो नुकसान होगा आम पब्लिक का, उसका क्या होगा? देखिए लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और ये मुद्दा बड़ा गरमाएगा, और अगर विपक्ष वाकई विपक्ष की तरह से चलेगा तो उसके पास एक ये बड़ा मुद्दा है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। लोकसभा चुनाव से पहले नहीं किया तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है इससे, तो बीजेपी को तो करना चाहिए जो घोषणा की है, जो चुनावों से पहले उठाए गए, और दूसरी तरफ वो मुद्दे हैं जो चुनावों के बाद खबरों में सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो क्या नए मुद्दे इस वक्त लोकसभा चुनाव में हावी हो जाएंगे और पुराने मुद्दों को जनता भूल जाएगी? जगदीश शर्मा जी, जितनी भुलाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। देखो मीना जी, ऐसा है, ये पेट्रोल डीजल का मामला तो कांग्रेस उठाएगी नहीं, ये तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये इनकी जो ही काम है, इसको मुद्दा कैसे बना सकते हैं भाई? अगर वैट ज्यादा लगा रखा है, 2.5-3% ज्यादा है राजस्थान में, तो वो तो कांग्रेस ने लगाया है, उसकी वजह से तो ये बीजेपी के खिलाफ कैसे बात कर सकते करेंगे? ये कि हटाने की बात कभी कभी भाषणों में इसकी जिक्र कर देंगे, लेकिन शर्माते शर्माते इनको करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि ये मुद्दे बाद में बनेंगे नहीं बनेंगे, ये तो इस बात पर निर्भर करेगा कि का जो इलेक्शन है इसमें मुद्दे किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, किस तरीके से डेवलप होंगे। अभी कोई मुद्दा राजस्थान में ऐसा नहीं। दूसरी बात कि राजस्थान में अभी चुनाव हुए हैं और जो राजस्थान से रिलेटेड मुद्दे थे उस पर तो मैंडेट पब्लिक को दे दिया, गवर्नमेंट चुन दी है, अब गवर्नमेंट को अपना काम करना है, उसका इंतजार हो रहा है। लेकिन मुद्दे अब राजस्थान से और क्या बनेंगे? जैसे एक बड़ा मुद्दा बन सकता था ERCC, लेकिन उसके लिए भी मैं देख रहा हूँ खबरें सुनने में आ रही है कि ऑफिसर मीटिंगें होना शुरू हो गई हैं, प्रोजेक्ट की तैयारी हो गई है, और नए नए काम चालू किए जा रहे हैं, कि अखबारों में आ गया है। और हो सकता है कि पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले इसका अनाउंसमेंट केंद्र सरकार कर दे कि इसको हम राष्ट्रीय योजना के तौर पर अडॉप्ट करते हैं। ये तो बड़ा मुद्दा राजस्थान से, इसमें तो बहुत बड़ा काम होगा मेरे हिसाब से। 14 जिलों में पानी पहुंचाने का, पब्लिक को पीने के लिए पानी उपलब्ध कराने, तो सिंचाई करवाने के लिए जो है इतनी बड़ी समस्या का समाधान होता है, तो राजस्थान के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर बहुत सारी परियोजनाएं केंद्र की यहाँ राजस्थान में चली रही है ऑलरेडी, और राजस्थान गवर्नमेंट को तो जब भी कल बनती है या और 2-4 दिन लगते हैं जो भी है, तो
वो लगते ही काम पर जुटना पड़ेगा। तो जगदीश जी, मैं जितनी हमारी राजनीतिक चर्चाएं हुई हैं इन दिनों, हर चर्चा में, हर डिबेट में आपने ये जरूर कहा है कि कैबिनेट में अगर देर हो रही है तो ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। समय लगता है, पहले भी लगता रहा है, अब भी लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपने साथ में अभी अभी कहा, इंतजार का फल मीठा होता है। जगदीश जी, ये इंतजार जितना हुआ है, इसमें फल मीठा किसको मिलेगा? उन मंत्रियों को जिनके नाम आएंगे, जनता को जिसे कैबिनेट मिलने से राहत मिलेगी कि कुछ कामों की रफ्तार होगी। इस इंतजार का सबसे ज्यादा फल किसको मिलेगा? बीजेपी को, कि जो विद्रोह की आवाज थोड़ी बहुत हो सकती थी उसे इतना समय निकालकर बैलेंस कर लिया जाएगा? विद्रोह की आवाज कहाँ हो सकती थी? भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा, कैबिनेट को लेकर जितनी कवायदे हैं, सबने अपने अपने तरफ से जो क्लेम रखे हैं कि भाई ये तो बिल्कुल ऐसा काम था जिसमें कि ठाली बैठे क्या करें, करना है कुछ काम तो चलो बात ही करें, और वो बात अखबारों तक और सोशल मीडिया पर छनकर आ जाती थी। बाकी इसमें किसी का दम नहीं है, कोई आदमी एक भी बोलने वाला मुझे नहीं लगता कि जो कैबिनेट लेट हो रही है इसके मामले पर कुछ बोल सके, सिवाय लीडर ऑफ अपोजिशन जो है या कांग्रेस पार्टी के और दूसरी वसुंधरा राजे अपोजिशन नहीं बोल पार्टी। सकती तो और तो कौन बोल सकेगा? ये बात तो आपकी सही है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह की परिस्थितियां थी उसमें साधने का प्रयास था। किरोड़ी लाल मीणा जैसे दिल्ली जयपुर के चक्कर लगा रहे थे, और भी बड़ी पशोपेश में थी। कारण तो वही था ना लेट होने का, या फिर सिर्फ समय ऐसे ही निकल रहा था? नहीं, ऐसा नहीं, बीजेपी के अंदर बड़ी एक्टिविटी चल रही थी इस बात को लेकर, जहां तक मेरी जानकारी है। बीजेपी को कई बार एक्सरसाइज करनी पड़ी। कुछ लोग इस बात के लिए, कुछ नेताओं का दबाव था कि जो पुराने कई बार जीत चुके हैं एमएलए, उनको मंत्री बनाया जाए। कुछ का दबाव ये था कि अब जब चीफ मिनिस्टर ही पहली बार जीता हुआ एमएलए बन गया है तो अब पुराने लोगों को लेने की क्या जरूरत है, अब तो नए आने दिया जाए, और जो पुराने लोग हैं वो कुछ ले लिए जाए, जिनसे कि एक गाइडलाइन मिलती रहे कैबिनेट को भी, और सरकार चलाने में भी कई बार संकट आते हैं, बहुत ही बारीक संकट भी आ जाते हैं, हाउस में आ जाते हैं, विधानसभा संचालित करते वक्त कई दफे सिचुएशन ऐसी खड़ी हो जाती है, तो फ्लोर मैनेजमेंट के लिए भी जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक्सपीरियंस आदमी है वो आसानी से कर लेते हैं, जिनको पता है कि ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। लेकिन अगर सारे नए बना देंगे और बिल्कुल ही फ्रेश हो तो उनके सामने संकट आ सकता है। हालांकि इस बार स्पीकर जो है वो बहुत ही पोलाइट और उस ठंडे तरीके से सोचने वाले बने हैं देवनानी जी। वो बहुत ज्यादा उग्र नहीं होते, कभी गुस्से में नहीं आते, तो वो हो सकता है हाउस को ठीक से संचालित कर लेंगे, मेरी अपेक्षा है। लेकिन और तो विधानसभा में अपोजिशन में तो खूब अच्छे अच्छे धुरंधर एमएलए आए हैं, पुराने मंत्री हैं, 5-5 6-6 दफे के जीते हुए लोग, एमएलए बने हुए लोग आए हैं वहां जीतकर, तो हाउस को वो भी तो अपने टोज पर रखेंगे ना हमेशा। ऐसी सिचुएशन को कैसे निपटा जाएगा? आपने जिस दबाव की बात की, वही दबाव जो था वो समय लगा था। उसी दबाव की वजह से इतना मंत्रिमंडल में नाम तय आज तक नहीं कर पाए हैं। अगर हो गए तो सामने लाने से अभी भी बच रहे हैं। इसी दबाव की वजह से अभी तक कल शपथ ग्रहण होगा या नहीं होगा इसकी अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है। ये जो रवैया है वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच, दबाव एक कारण समझ में आता है, राजनीतिक सोशल इंजीनियरिंग एक प्रयास समझ में आता है, लेकिन संदेश की राजनीति करने वाली बीजेपी जो है उसमें इतनी अनिश्चितता का माहौल, ये सरकार के लिए भी और पार्टी के लिए भी, दोनों के लिए ही आप कैसा मानते हैं वीरेंद्र शर्मा जी? बड़ी अनिश्चितता है, जैसे अभी पैनल में बैठे सभी लोगों ने कहा मालूम नहीं कल होगा कि नहीं होगा, अनिश्चितता का माहौल है। देखिए मीना जी, मैं फिर वही बात कहूंगा कि राजस्थान की जनता जो चाहती थी उसे वह मिल रहा है, तो कहीं भी उसे नहीं लगता कि अनिश्चितता का माहौल है, क्योंकि उसे एक विषय पता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी जो गारंटी देती है वह पूर्ण भी होते हैं। तो इसलिए वो तो सुनिश्चित है, उसने सुनिश्चित देख भी लिया और वह सुनिश्चित उसने मान भी लिया है
कि इन्होंने जो वादे किए हैं, ये जो विजन डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं वो पूर्ण होगा, राजस्थान में सुशासन स्थापित होगा। इसलिए अनिश्चितता का तो विषय कहीं कोई है ही नहीं। रही बात मंत्रिमंडल की, तो निश्चित रूप से कल आपके सामने पूरा सामने आ जाएगा जो भी है, तो थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, कल सब कुछ सामने होगा। जी भीमराज जी, आपके यहाँ कब तक सामने आ जाएगी तस्वीर? जी हमारे सामने आ जाएगी। हमारे तो करीब करीब ये मान लो 90% फाइनल है, नाम है फाइनल हो चुका है, बस उसकी घोषणा होना। पिछले कितनी बार डिबेट में बोला है? मुझे याद है, अच्छी तरह याद है। कई बार हो जाता है लेट, इसमें क्या है। तो अभी मंत्रिमंडल लेट हो रहा है, फिर विधानसभा की कार्रवाई तो स्टार्ट होने दीजिए, 19 जनवरी को स्टार्ट हो। प्रवक्ताओं में है, आप काफी संतुलित बात करते हैं और तथ्यों के साथ करते हैं। राजनीतिक दलों की जो स्थिति है, ये स्थिति बीजेपी और कांग्रेस दोनों की है। राजनीतिक दलों की इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए इन दलों को आंतरिक रूप से कहां सोचने की जरूरत है, कहां सुधार की कोशिश करनी चाहिए? बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया। ये मैं व्यक्तिगत आपको मैं कहता हूं कि जो राजनीतिक दल हैं, जैसे कांग्रेस बीजेपी दोनों हैं, इनको बिल्कुल चिंतन मनन और अध्ययन करने की जरूरत है कि जिस मुद्दे को लेके हम सत्ता में आए हैं या विपक्ष में बैठे हैं, आप उस पर पूर्ण रूप से एक्टिव रहे। किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र के हितों के लिए आप बिल्कुल आगे बढ़ के रहिए। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, जैसे पूरा ही देख लिए, कहीं भी देख लीजिए, अपने राजस्थान के अंदर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो वर्ल्ड लेवल पे कायम हो, ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो वर्ल्ड लेवल पे हो। ऐसी ही इंडिया में देख लीजिए, टॉप 300 के अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं आ रही है, टॉप 100 के अंदर हॉस्पिटल हो। इस तरह के काम होते हैं, तब आपको जाना चाहता है कि आपने किधर ले जा रहे हैं। एनवायरमेंट को आप देख लीजिए, एनवायरमेंट किधर जा रहा है। अभी इंडिया के अंदर, मैं किसानों के लिए बता देता हूँ, अभी किसानों के लिए कॉटन की फसल खराब हुई है। पूरे भारत के अंदर कॉटन बहुत खराब गया है, क्योंकि कॉटन जो बीड्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 15 नंबर चल रहे हैं, अपने 6 नंबर बोल रहे हैं, तो अपने पीछे चल रहे हैं। अपनी फसल खराब हो गई, हिंदुस्तान को नुकसान हुआ है। दूसरी बात, हिंदुस्तान के सारे बांध उनमें मिट्टियां भरी हुई है, 30% मिट्टी से भरे हुए हैं। तो अपने को काम क्या करना चाहिए, अपने जा किधर रहे हैं, इसके लिए सभी पार्टियों को, जैसे मैं आपको मेरा आंखों देखा हाल बताता हूँ। कारगिल अटल जी मुख्य प्रधानमंत्री थे, विपक्ष को साथ लिया, साथ बैठ के लिया, बोले क्या करना है, बोले जैसे करोगे हम सब साथ है, साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, हिंदुस्तान के जवानों ने शहादत दी और विजय। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इस तरह के मुद्दे हों जिसमें देश की जनता का, प्रदेश की जनता हाल हो, तो पक्ष और विपक्ष साथ बैठ के काम करें, ताकि उसमें कोई किंतु परंतु नहीं हो, अच्छे काम हो। और जो भ्रष्टाचार है वो बिल्कुल खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और पहला जो, एक सेकंड में वीरेंद्र जी, ये राजनीति पहला जो है विकास की सीढ़ी शिक्षा, इसको अहमियत देते हुए अपने काम करेंगे तो मैं थिंक अपने विश्व के अंदर अपने राजस्थान का और प्रदेश का नाम आगे ही बढ़ेगा। जी वीरेंद्र जी। देखिए मीना जी, ये राजनीतिक विषय बिल्कुल नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि इस प्रकार के विषय पे राजनीति नहीं हो, लेकिन विषय वही आता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन विषयों को समझना ही नहीं चाह रही। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, ये कह रहे हैं मिट्टी वाली बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं एनवायरमेंट वाली बात कर रहे हैं, दूसरी विषय कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, विगत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो भी निर्णय किए गए वो राष्ट्रीय हित में थे, लेकिन विपक्षी पार्टी किन निर्णयों में हमारे साथ आई। चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, उसमें भी इन्होंने केवल विपक्ष की भूमिका निभाई, सकारात्मक भूमिका कहीं नहीं निभाई। चाहे वो सीएए को लेकर हो, चाहे अन्य विषय हो, एक छोटे छोटे विषय ऐसे हैं, मैं समझता हूं अगर उनपे सभी पार्टियां मिलकर काम करें। अब जैसे इनके एक नेता कह रहे हैं बार बार की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। भाई आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर कि देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए, और दूसरी तरफ आपका विपक्ष का नेता बार बार, एक आप पूरी बात सुनिए, तो इस प्रकार जो समाज को बांटने की जो एक्टिविटी आप चाह रहे हैं ना, बार बार वही चीज, या फिर आप कभी आप 10 साल में एक बार तो निर्णय, एक बार तो यह कह दीजिए कि हाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कश्मीर के ऊपर अच्छा कार्य किया है। भारत आज विश्व की 5 प्रमुख आर्थिक व्यवस्थाओं में से एक, आपने आज तक बढ़ाई नहीं की, आपने आज तक कुछ नहीं कहा, आपने सिर्फ विपक्ष की भूमिका ही नहीं। अरे भाई कहीं तो आप साथ में आए, या फिर आप अपना विजन रख दीजिए। जी मीना जी एक मिनट, मीना जी एक मिनट, सिर्फ आप अपना विजन रख दीजिए कि भाई भारत इस प्रकार आगे बढ़ सकता है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, आप अगर रखेंगे कि भारत इस प्रकार आगे बढ़ सकता है, सकारात्मक रूप से आप आगे आइए, जनता का भी साथ लेंगे। यहाँ पे जगदीश जी बैठे हुए, राजीव जी बैठे हुए,
अगर सभी लोग मिलकर एक निर्णय लें कि आप इस प्रकार से सरकार को कार्य करना चाहिए, तो मैं तो आपका स्वागत करता हूं और आपको विश्वास भी दिलाता हूं कि राजस्थान की सरकार, आप अगर सही राजस्थान के लिए कोई सही निर्णय आप लोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम उसे स्वीकार करेंगे और उसको इंप्लीमेंट करके भी बताएंगे। तो ये इच्छा शक्ति का विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं, इच्छा शक्ति का विषय। आप कुछ अच्छा दीजिए, अगर आपका कार्य नहीं होता तो उसके लिए उत्तरदायी हम हैं। वीरेंद्र जी, मेरा सवाल जो भीमराज जी से था वो ये था कि राजनीतिक दलों की जो कार्यशैली हो गई है उसका जो असर है उनके नतीजों पर, फैसलों पर जो पड़ता है वो कितना सही है, और उसका जवाब उन्होंने दिया था राजीव तिवारी जी कि जो पूरी तरह से मीना जी एक राजू जी उसी का आंसर भी देंगे, उसी में तो मैं समझता हूं जनता उसे समझ भी पाएगी। एक बड़ा विषय जो है वो राजनीतिक दलों के समक्ष एक ही होता है, वो चाहे अपनी रीति या नीति से कुछ भी कार्य कर ले, अगर वो चुनाव में हार जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि उनके निर्णय सही नहीं थे, चाहे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो निर्णय सही हो, लेकिन अगर चुनाव हारने के बाद में उनको कह दिया जाता है कि उनकी सरकार सही नहीं थी, उनके निर्णय सही नहीं थे, तो ये जो महिमा मंडन या जो कमियां निकाली जाती है ना, उसके कारण राजनीतिक दलों को भी मजबूर होना पड़ता है कई बार कई इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए। तो केवल ये नहीं कह सकते कि राजनीतिक दल ही ऐसा करते हैं। जी जी, राजीव तिवारी जी, सवाल ये है मैं एक मिनट वीरेंद्र जी की बात का जवाब दे दूं। मीना जी, एक बार वीरेंद्र जी की बात का जवाब दे दूं। तो वीरेंद्र जी, आप ये बताएंगे क्या कि पिछली कांग्रेस सरकार की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं और नीतियां थी जो कि वाकई प्रदेश के हित में थी और जिसको अब बीजेपी लगातार उसको चलाएगी और लागू करेगी? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने जो ईआरसीपी पर काम किया, 1700 करोड़ रुपए खर्च किए, वो गलत थे? देखिए, ईआरसीपी एक ऐसा विषय है जो अनेकों प्रदेशों को मिलाकर और एक सामूहिक निर्णय लेने का विषय था, लेकिन कांग्रेस ने उसमें केवल राजनीति की। क्योंकि उसका भी एक बड़ा रीजन है, इन्होंने क्यों राजनीति की, ये तो पूरे राजस्थान को लेकर ही राजनीति करना चाहते थे, लेकिन ये मुद्दा तो पूरे राजस्थान का था, इस पे इन्होंने कभी सकारात्मक भूमिका निभाई नहीं। अगर ये सकारात्मक भूमिका निभाती तो मध्य प्रदेश सरकार के साथ मीटिंग करते, और इसके साथ जल जीवन मिशन का जिस प्रकार से इन्होंने दुर्गति की, तो ईआरसीपी को तो बीच में कहां से लाए, या पूरा उसी को नहीं कर पाए, ईआरसीपी को तो क्या करते। और दूसरी बात जो अभी इसको लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीटिंग करी, उसमें भी इसको राष्ट्रीय योजना घोषित नहीं किया गया है, इसको रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के साथ जोड़ दिया गया है। तो ये जब अब तो दोनों जगह, तीनों जगह बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, और मानिए ये जब इसको राष्ट्रीय नदी परियोजना के साथ ही जोड़ दिया गया तो ऑटोमेटिक ही राष्ट्रीय परियोजना हो जाएगी। आप थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, इसके ऊपर जो फाइनल डिसीजन आएगा उसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का इतना हित सज जाएगा कि यहाँ किसान और यहाँ का हर ग्राम, हर घरवासी जिसे एक शुद्ध पानी चाहिए उसकी व्यवस्था हो जाएगी। हमें थोड़ा सा इंतजार उसमें जो ये 1700 करोड़ रुपए कांग्रेस सरकार ने 2 बांध बनवाने पर खर्च किए, तो क्या वो उन बांधों का उपयोग अब इसमें नहीं किया जाएगा क्या? तो वो जो पैसे खर्च किए वो अच्छी बात पे खर्च किए कि नहीं किए कांग्रेस ने? मैं तो जी देखिए राजीव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है जो अच्छे कार्य कांग्रेस सरकार ने किए हैं वो उसी रूप में आगे बढ़ेंगे, कोई भी गलत कार्य नहीं होगा। जैसे उन्होंने चिरंजीवी योजना के लिए गहलोत जी ने कहा, हम पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं उस योजना को आगे बढ़ाने के लिए, और हमने उसमें 25 लाख तक का इलाज करने की और दूसरी अन्य सुविधाएं मुहैया कराने का भी विश्वास दिलाया। और निश्चित रूप से इसी प्रकार के आप जिन 2 बांधों की बात कर रहे हैं उनमें भी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे और एक अच्छा कार्य आपके सामने करके दिखाएंगे। बहुत अच्छा है, अगर ये बीजेपी करती है तो बहुत अच्छी बात है। ये तो ऐसा सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए। राजू जी आपसे निवेदन, हाँ आपसे फ्रेम होना चाहिए जी, निश्चित रूप से आएगा, बिल्कुल निश्चित रूप से आएगा। चिरंजीवी योजना में जो सरकारी अस्पतालों में इलाज मिल रहा था, आज उसको लेकर असमंजस की स्थिति है, क्योंकि अभी इसका पूरे प्रोजेक्ट का रिव्यू हो रहा है और उसको लेकर केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना से जोड़ने के लिए, वो हालांकि पहले से ही जुड़ा हुआ है, आयुष्मान योजना मुख्यमंत्री हो गई थी वो, लेकिन आयुष्मान योजना तो केंद्र की है, 5 लाख की थी वो,
अब उसको 25 लाख करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है मीटिंग में, उन्होंने उसको वहां भेजा है। अब वो वहां से कब पास होके आता है, 5 का 15 होता है, 5 का 20 होता है, 25 होता है। हालांकि उन्होंने कहा है 25 तक कराने की हम कोशिश करेंगे, अभी कोशिश करेंगे, तो वो कब तक हो जाएगा? तो राजस्थान की जनता को जो लाभ मिल रहा था वो कंटिन्यूएशन में कब तक चलेगा, कब हो पाएगा पूरा? जी देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट की 2-3 बैठकें इसी विषय को लेकर हो चुकी है और निश्चित रूप से आगामी दिनों में 2-5 दिन में ही आपको इस पे एक अच्छा निर्णय सुनने को मिलेगा। आपके नजर में आ जाएगा कि ये बहुत अच्छा निर्णय राजस्थान सरकार ने किया है। राजीव तिवारी जी, अब हम उस विषय पर आते हैं जिसको लेकर एक सेकंड, फैसले जितने भी होंगे। हाँ भीमराज जी कुछ बोल रहे हैं, बताइए। मैं इन भाजपा प्रवक्ता जी को कहना चाहता हूं कि जो ERCP है उसका पूरे राजस्थान को पानी नहीं मिलेगा, 23% भूभाग को मिलेगा और 41% आबादी को मिलेगा। मैं इनको ये सुधार करना चाहता हूं। उसका लाभ पूरे राजस्थान को मिलेगा। पूरे राजस्थान की सुधरेगी उससे। हाँ, इकोनॉमी पूरे राजस्थान की सुधरेगी। थोड़ा भीमराज जी थोड़ा पॉजिटिव रहिए। हूँ मैं बिल्कुल जी, थैंक यू। एक सेकंड ऑलरेडी राजस्थान के अंदर गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर, भाखड़ा नहर, वो सारी है, बट इस नहर का जो है इस नहर से खाली 23% भूभाग और 41% आबादी को और 13 जिलों को फायदा होगा। वो अगर 23% भूभाग प्रॉस्पेरस होगा तो उसका राजस्थान की प्रॉस्पेरिटी पे असर नहीं पड़ेगा क्या भीमराज जी? असर राजस्थान नहीं राजनीति नहीं कर रहा मैं इस पे ये विषय राजनीति का नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इससे इतनी आबादी लाभान्वित होगी, असर पूरे राजस्थान पे पड़े। मैं ये हाँ, यही तो बात हम भी कह रहे हैं, यही वीरेंद्र जी भी कह रहे थे। वीरेंद्र जी नहीं कह रहे, वीरेंद्र जी कह रहे पूरे राजस्थान को फायदा होगा। बता रहे थे जगदीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं तो इतना ही कह रहा था, भीमराज जी जो है ना काफी डिटेल में पढ़ के आए हैं ERCP पर, इसलिए उसकी डिटेल बता रहे हैं। नहीं मैंने बिल्कुल से मैं आपको बता रहा हूँ ERCP प्रोजेक्ट में पूरा पता है। और इनका ये कह रहे थे वीरेंद्र जी इस पे चिरंजीव के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप चिरंजीव को नाम बदलिए, कुछ करिए, पर जो अभी OPD है तिवारी साहब, वो OPD सरकारी हॉस्पिटलों की 2.5 गुना बढ़ गई है, जिससे मरीज परेशान हो रहे हैं और कोरोना अभी आने वाला है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप नाम बदलिए, सरकार से कहीं से परामर्श लीजिए, पर जो स्वास्थ्य है पहला सुख निरोगी है। जिस मरीज को परेशानी है वो इंतजार सहन नहीं कर सकता, ध्यान रखना। आप पीने का और एक आपने इंदिरा गांधी रसोई योजना जिसमें 8 रुपए में भोजन मिलता है, जिसको आपने 200 रुपए 400 थाली पर डे थी उसको 200 थाली कर दी। तो मैं तो इतना कहना चाहूँ, नाम बदलिए, कुछ ही करिए आप उसमें कोई एक सेकंड पूरा होने दीजिए वीरेंद्र जी प्लीज। तो इसलिए मैं कहना चाहूँ, दूसरी RHGS जो कर्मचारियों की योजना है उसको आपने बंद कर दिया था, कल से उसका आपने दवाइयां दोबारा चालू किया है। तो मैं इतना कहना चाहूँ, जो स्वास्थ्य है उसके अंदर आप बिल्कुल जनता को परेशान मत होने दीजिए, क्योंकि इलाज में मरीज इंतजार नहीं कर सकता और आप उसको तुरंत प्रभाव से शुरू कीजिए ताकि जनता OPD में खड़ी नहीं रहे और कोरोना की अभी 10 तक। भीमराज जी, कांग्रेस के पास मौका है, विपक्ष के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर प्रदेश के अस्पतालों में ऐसे हालात हैं तो अब आप अपना काम शुरू कर दें। बहरहाल राजीव तिवारी जी, मुद्दा ये है कि इस वक्त जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक ही, जिसको कहते हैं ना कि एक ही चौराहे पर खड़ी है दोनों पार्टी, फर्क आलाकमान को लेकर अलग तरह का बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो कार्यशैली है बीजेपी और कांग्रेस की, आलाकमान पर डिपेंडेंसी की और केंद्रीकृत पूरी व्यवस्था होने की, कैबिनेट पर उसकी छाप आप जितनी जबरदस्त ढंग से देख रहे हैं, ऐसे में इस सरकार के काम करने की सफलता की उम्मीद कितनी देखते हैं? देखिए, सफलता की उम्मीद तो आलाकमान पर निर्भर है। जब सारा मंत्रिमंडल वहीं से गठित होके आ रहा है, सब कुछ वहीं से हो रहा है, सारी योजनाओं के रिव्यू की रिपोर्ट वहां जा रही है कि वहां से वो रिव्यू होके वहां से आएगी कि इसको चालू रखना है, नहीं रखना है, और आगे इसमें क्या बेहतरी करनी है, नहीं करनी है, तो फिर वो सारी चीजें डिपेंड किस पे होंगी? वो सारी डिपेंड आलाकमान पे ही होंगी। तो आलाकमान से जो निर्देश आएगा उसका तो यहाँ खाली एग्जीक्यूशन होना है। तो
ये सारी चीजें हैं। अब ये धीरे धीरे अब मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, उसके बाद मालूम पड़ेगा कि इंडिपेंडेंटली कितना काम यहाँ पर हो रहा है। और हम तो चाहते हैं कि इंडिपेंडेंटली ही हो, जिससे कि आम जनता को तत्काल और अच्छा फायदा मिले और उनके जो दुख दर्द है उसका सरकार सहभागी बने और उनकी बेहतरी के लिए काम हो वहां पे। तो वो सब तभी संभव है जब यहीं पर ही सारे काम निपटाए जाएं। और वो देखिए कब तक होता है। जगदीश शर्मा जी, ये जो इस वक्त की सरकार है राजस्थान की, केंद्र पर इतनी जबरदस्त डिपेंडेंसी, हर बात के लिए आपको वहां देखना है, वहां पूछना है, वहां बताना है, वहां प्रस्तुतिकरण देने हैं, प्रेजेंटेशन देने हैं, और मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्रियों को हवाई जहाज में साथ बैठना है। ये जो तरीका है सरकार के काम करने का, 1 महीना हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले की जो तस्वीर दिख रही है कैबिनेट बनने से पहले, आपको क्या समझ में आ रहा है कि ऐसे में राज्य की सरकार किस रफ्तार से, किस तरह से, किस दिशा में काम कर पाएगी? मैडम ऐसा है, आपने कई दफे वो चूड़ी वाले जो है ना बच्चों के खिलौने देखे हैं, उसमें एक दफे चूड़ी भर दो फिर उसके बाद वो दूर तक जाता है। तो ये चूड़ी भरने वाली पद्धति नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये नहीं है। शुरू में कैबिनेट वगैरह बनाने के लिए कुछ कंसल्टेशन केंद्र से हो रही है, वो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आपको एक दिन ये बताया था बहुत डिटेल में कि बीजेपी पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसको चेंज करने के लिए काम कर रही है इस समय। ये खबरें भी आप अखबार में रेगुलर पढ़ते होंगे। इस बार आधे जो है वो लिए जाएंगे जो फर्स्ट टाइमर हैं, आधे वो लिए जाएंगे जो सीनियर हैं, आधे वो लिए जाएंगे जो मिडिल उसके ग्रुप के हैं, फला फला जो कुछ भी है। ये सब छन के आ रही हैं, एग्जैक्ट चीजें नहीं है ये। कुछ किसी को एक पार्ट पता चला, उसने उसको खबर बनाया, किसी को दूसरा पार्ट बना। शुरू में तो जब तक ये फाइनल नहीं हो जाएगा, सरकार बनना अपने आप में बड़ी पॉलिटिकल एक्सरसाइज है, और इसमें सेंटर की लीडरशिप का सहयोग लिया जाता रहा है, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी की हो, या कभी संयुक्त रही है कई पार्टियों के मिले, उसमें कांग्रेस भी इन चीजों के लिए दिल्ली पर ही डिपेंडेंट रहती थी, इसको बना दें या नहीं बनाए या क्या करें। वहां तो एक आदमी जो है ना इंचार्ज, आजकल तो एक और तरीका आ गया है, एक इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी स्टेट में ही बैठा रहता है सेंटर की तरफ से राय देने के लिए, तो वो सेंटर से कोऑर्डिनेट करता है इस तरीके से। लेकिन मुझे लगता है कि जब एक दफे सरकार बन जाएगी और उसने अपना फंक्शन शुरू कर दिया जाए, तो उसके बाद रोजाना की डिपेंडेंसी केंद्र पर नहीं रहेगी, डे टू डे काम ही यही करेंगे, और किसी चीज के लिए राय लेनी पड़ी तो टेलीफोनिक भी हो जाएगी। इतना सही तो राय लेनी है, मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज करना है, तो एक दफे मोटे तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन में जो चेंज होगा उसके बारे में राय मशवरा ले लेंगे कि हमको किस किस तरीके के लोगों को कहाँ लगाना है, या कैसे लोगों को बिल्कुल नहीं लगाना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दफे को लगाना है या हटाने के बारे में भी राय ली जाए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जगदीश शर्मा जी, जैसे ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की गई, अगले 2 दिन में लोकसभा से, जो कि ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनकी जो कोर टीम के 2 लोग हैं वो जयपुर पहुंच गए। इसका क्या निहितार्थ है? ये मेरी जानकारी में बिल्कुल भी नहीं है कि ओम बिरला की भी कोई कोर टीम है और उसके भी लोग यहाँ पहुंच गए। ये जरूर है कि यहाँ से 2 ऑफिसर जो प्रतिनियुक्ति पर लेकर गए, क्योंकि वो राजस्थान के हैं, उनमें एक पुलिस के अफसर है और एक अपने यहाँ के RS अफसर है, जो प्रतिनियुक्ति पर लेकर गए हैं, उनको लिया गया। राजीव तिवारी जी, क्या इसे इतना ही सहज समझना चाहिए जितना जगदीश शर्मा जी बता रहे हैं कि जो प्रतिनियुक्ति पर डिप्टी सेक्रेटरी लगे हुए थे ओम बिरला जी के साथ, वो अचानक मुख्यमंत्री के काम को संभालने के लिए आ गए? देखिए, अभी जब तक कि कोई चीजें पूरी तरीके से मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो जाता, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर केंद्र में राजस्थान की समझ वाले जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे, उनको मुख्यमंत्री को असिस्ट करने के लिए भेजा हो कि भाई जब तक मंत्रिमंडल नहीं बनता तब तक आप
जो भी चीजें हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइमर हैं, आपको इतनी जानकारियां भी नहीं है, और ये जो अफसर हैं ये बहुत सीजन्ड अफसर हैं और सारी चीजों को समझते करते हैं, और केंद्र से भी इनका सही समन्वय है। तो हो सकता है कि उनको इसलिए भेजा हो यहाँ पे कि आप मुख्यमंत्री की जाके सहायता कीजिए और उनको विभिन्न मुद्दों पर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको वो देखें, उसको आके। बाकी तो अब जो भी कुछ होगा वो देखा जाएगा। वो तो अभी आगे का भविष्य में क्या होना है इसको तो अभी कोई भी कुछ नहीं बता सकता। कि अभी यही नहीं बता सकते हम कि मंत्री कौन बनेगा, जब पार्टी में ही पता नहीं होता मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो फिर आम व्यक्ति इस बारे में या कोई पत्रकार या कोई राजनीतिक विश्लेषक ये कैसे अब आज की तारीख में ये नहीं बता सकता कि भविष्य में क्या होने वाला है, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन बनेगा। तो ये सारी चीजें भविष्य के गर्त में है, इसको उसी में रहने दो। तो अभी अच्छा है, जब बातें सामने आएंगी तब अपने आप सामने आ जाएंगी। भविष्य के गर्व की शुरुआत तो वर्तमान से होती है, और वर्तमान ये कह रहा है कि इस वक्त मुख्यमंत्री का कार्यालय संभालने वाले अफसर दिल्ली से आए हैं। तो सवाल ये है कि ऐसी राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में क्या ऐसे अफसर नहीं थे जिनसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काम ले सकते? सवाल ये है। देखिए अभी जो मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके जो सेक्रेटरीट में जितने लोग थे उन सबको तो एपीओ कर दिया, और अभी तक प्रशासनिक कोई बड़ा फेरबदल भी नहीं हुआ है। तो जब तक वो ना हो तब तक काम चलाने के लिए तो केंद्र से अपने विश्वस्त लोगों को अगर बुला लिया गया तो इसमें बुराई भी नहीं होनी चाहिए। अब अगर फेरबदल होता है, नए पूरा सेक्रेटेरिएट उनका अपना, उनके सचिव, उनके अपने और जो दूसरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं या दूसरे सेक्रेटरीज हैं या उनके एडवाइजर्स हैं, जब उनकी नियुक्ति हो जाएगी तो हो सकता है कि उस समय जो प्रतिनियुक्ति पे आए वो वापस चले जाएं वहां पे। लेकिन तब तक कोई ना कोई ऐसे विश्वस्त और जानकार लोग जो कि राजस्थान के प्रति प्रतिबद्ध हों, उनका अगर यहाँ भेजा जाता है उनको असिस्ट करने के लिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब आगे जब फेरबदल होगा, अच्छाई और बुराई तो हमारा काम भी नहीं है। हमारा काम तो जो हो रहा है उसको समझना है और उससे उसके निहितार्थ जानना है। इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। और क्योंकि वीरेंद्र कुमार जी हैं, वीरेंद्र कुमार जी, एक सवाल ये भी है कि पार्टी के भीतर आप जैसे जो लोग हैं, आपसे सीनियर जो लोग हैं, वो इस वक्त किस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं कि कल कैबिनेट में क्या होने वाला है? बहुत सारी बातें होती हैं जो अंदर होती है, बाहर नहीं निकल पाती है, लेकिन आपस में तो आप लोग चर्चा करती होंगे ना? देखिए मीना जी, अभी हमारे सामने तो जो सबसे बड़ा विषय है वो यही है कि यह सरकार अच्छे से अच्छा कार्य क्या करे। तो हमारी पार्टी ने हमें कुछ मैंडेट दिए हुए हैं, अलग अलग विषयों पे अलग अलग कार्यकर्ताओं को कार्य करना है, जनता की नब्ज को समझना है, वो वास्तव में हमसे क्या चाहते हैं और सुशासन राजस्थान में कैसे स्थापित हो सकता है। तो एक जो पार्टी का कोर कार्यकर्ता है वो तो इस पे लग चुका है और कार्य प्रारंभ भी हो चुका है और फीडबैक देना प्रारंभ भी हो गया है। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस समय कार्य कर रहा है। और जिस प्रकार से चुनाव से पूर्व भी हमने कहा था कि हमारे लिए कोई चुनाव लड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, कोई चुनाव लड़ रहा है तो नरेंद्र मोदी जी का फेस चुनाव लड़ रहा है, और उसी प्रकार चुनाव के बाद भी हम यही मान रहे हैं कि अभी कोई कार्य कर रहा है। कैबिनेट का फेस क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेस तो पूरे देश में है, इस कैबिनेट का फेस क्या होगा? कौन कौन से चेहरे नजर आएंगे? जी, जो भी चेहरा होगा वो भी नरेंद्र मोदी जी का ही चेहरा होगा, आप ये मान लीजिए, क्योंकि यहाँ राजस्थान की जनता ने जो वोट दिया है वो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर वोट दिया, क्योंकि उसे विश्वास है कोई अगर कार्य पूर्ण कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। उन्होंने जिन गारंटियों पर वोट दिया है हमें वह गारंटियां पूर्ण करनी है, इसलिए जो भी मंत्री होगा वह भी नरेंद्र मोदी जी का फेस होगा। ये जो सुबह से शाम तक बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, ये जो मोदी मंत्र, मोदी जाप करते हैं, इसी का नतीजा था क्या जगदीश शर्मा जी कि भजनलाल जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जगह मोदी जी का नाम ले गए? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो साइकोलॉजी में मोदी जी चढ़ा हुआ है। इसलिए मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, वो ये है कि ऐसा मतलब भारतीय जनता पार्टी में विश्वास कैसे हो गया कि ये किसी और नेता को मानते ही नहीं है अपनी पार्टी में, बस एक ही नेता को मानते हैं।
भाई नरेंद्र मोदी का उपयोग कर लिया, ठीक है। बाकी डे टू डे का काम करने के लिए नरेंद्र मोदी जी से सीनियर लोग पार्टी में बैठे हुए हैं, पहले से काम कर रहे हैं। केवल नरेंद्र मोदी नहीं है, बहुत सारे नेता हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उनके बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है। पार्टी उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती, या तो उनको डर ये लगता है कि डिपेंडेंट हुए और फिर रेल पटरी से उतरी, या ये है कि हम नरेंद्र मोदी जी मान लो 2 साल कल हो जाएंगे उनके, तो वो 5 साल बाद अगर नहीं लड़ेंगे चुनाव तो उसके बाद क्या करेंगे। बाकी नेता नहीं है बीजेपी में, हर चीज में नरेंद्र मोदी, हर चीज में नरेंद्र मोदी। तो आप कह रही हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी को नरेंद्र मोदी ज्यादा चढ़ा हुआ। देखिए भाजपा में जो किसी पार्टी में जब डेमोक्रेसी धीमे धीमे इरोड होने लगती है, आंतरिक जो लोकतंत्र है पार्टी का, उसमें जब वो इरोजन उसका होने लगता है तो वो थोड़ी कमजोर अंदर से हो जाती है। दूसरा कि उसको अपने ही पार्टी के नेताओं का सहयोग मिलना जो परिवारवाद की आलोचना करने वाली पार्टी पूरी तरह व्यक्तिवाद पर केंद्रित हो गई है। तो देखिए 2 ही वाद होते हैं, तो परिवारवाद हो या व्यक्तिवाद हो, तो परिवारवाद से व्यक्तिवाद पे शिफ्ट हो गए। अब ये कांग्रेस पर डिपेंड करता है कि वो इस मुद्दे को कैसे पब्लिकली उठाती है, कैसे उसको। हालांकि परिवारवाद भाजपा में कम नहीं है, ज्यादातर नेताओं के बच्चे या रिश्तेदार राजनीति में है, राजनीति कर रहे हैं, पदों पर बैठे हैं, संसद में भी हैं, विधानसभाओं में भी हैं, सब जगह है। ऐसा नहीं है कि वहां परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद है। लेकिन जो एक परिवारवाद की बात गांधी परिवार को लेकर बीजेपी ने उठाई और उसको लेकर पूरा एक कैंपेन एक बनाया, माहौल बनाया, तो लोगों के अब और दूसरा परिवार दिखता ही नहीं है, खाली एक ही परिवार का परिवारवाद, गांधीवाद, इंदिरा गांधी नेहरू जी का परिवार, यही एक परिवार है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि सस्पेंस की स्थिति देखिए बीजेपी में कितनी है कि पहले अयोध्या के हवाई अड्डे का नाम श्री राम के नाम पर था, उसके बाद कल मीडिया में खबर, पूरे मीडिया में आई, अखबारों में भी छप गई आज, कि वो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हो गया। अब आज मैं एक इंटरव्यू आज का ही देख रहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया का, वो क्या अभी नरेंद्र मोदी जी और कैबिनेट तय करेंगे, आप अफवाहों पे मत जाइए। तो फिर ये जो मीडिया पे ऐसे चलाता कौन है? मीडिया की विश्वसनीयता खत्म हो रही है, अखबारों की विश्वसनीयता खत्म हो रही है, जिनमें की ये सारी चीजें छप रही हैं। तो आप या तो उनकी विश्वसनीयता खत्म करना चाहते हैं कि भाई हम जो कहेंगे वही चीज सही होगी, मीडिया में जो कुछ आ रहा है वो गलत है, सस्पेंस पर या अफवाहों पर आधारित है जी। तो ये ऐसे बड़े कॉम्प्लेक्स जो पॉलिटिकल सिस्टम में जो इस वक्त दिख रहा है, हो चुका है, परिवारवाद, व्यक्तिवाद, इन सब के बीच भीमराव जी कैसी कैबिनेट आप उम्मीद कर रहे हैं दिखेगी आपको? आपको लग रहा है कि हमें जो कैबिनेट मिलेगी वो ऐसी होगी? आपको समझ में जो आ रहा है? देखो, जैसे भी कैबिनेट मिले उसके बारे में पूर्वानुमान लगाना तो देखो मुमकिन है, बट मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, आए जो भी कैबिनेट आए, जनता, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्रों के लिए काम करें। पर मेरी बीजेपी से एक प्रवक्ता के द्वारा मैं एक कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर पानी के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी सुनवाई कीजिए। वो मैडम मीना जी, इस ठंड के अंदर जहाँ -1 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है गंगानगर, वहां धरने पे बैठे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र की सरकार लेके आई थी, नरेंद्र मोदी जी खुद लेके आए थे। हालांकि उस योजना को राजस्थान में तो लागू है, पर इनके गुजरात में वो लागू नहीं है। उसको लेकर भी हनुमानगढ़ के अंदर किसान धरने पे बैठे हैं इस ठंड के अंदर। उनकी सुनवाई तो कीजिए, आपके वादे करके आए थे और किसान आपकी सरकार आने के बाद धरने पे बैठे हैं। और हरियाणा में आपकी सरकार है, भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड की बैठी, उन्होंने अपना पानी काट दिया। आप वो तो शुरू करवाइए, किसानों की फसल खराब हो रही है ठंड के कारण, यदि उनको पानी देंगे तो फसल बच जाएगी। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ कि क्या आप
इसके बारे में कुछ करेंगे। आज 4-4 5-5 दिन से किसान बैठे हैं, मंत्रिमंडल आपका कब बने नहीं बने वो आपका विषय, बट आप उनकी तो सुनवाई कीजिए ताकि किसान परेशान नहीं हो। आप कह रहे हैं वादे पूरेंगे, वो वादे ये है क्या? जब किसान सड़कों पे बैठे रहे ठंड के अंदर, आप लोगों के कमरों में बैठ के वादे को निभाते रहे। भीमराज जी आपकी पार्टी को आंदोलन करना चाहिए इस पे। आप तो इंतजार कर रहे हैं 19 तारीख को जब विधानसभा शुरू होगी सर जी। गंगानगर में एक सेकंड, तिवाड़ी साहब गंगानगर में आंदोलन नहीं कर सकते क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। और आज मुझे इस बात पे हंसी आई, जयपुर में तो नहीं लगी। सर मैं एक कंप्लीट कर दूं, आप कह सकते हैं आप सीनियर हैं। एक बात कह दूं, आज दिया कुमारी जी कर्णपुर गई, वहां गई क्या किसानों को पानी के लिए हम ये करेंगे और करेंगे, पर वो भूल क्यों गई? क्या वहां वो उसी जगह खड़े होकर बोल रही थी जहां वाजपेयी वसुंधरा सरकार थी, किसानों पानी मांग रहे थे, आपने गोलियों से मुद्दा पानी तो नहीं दिया था। पर उसी जगह जाके ये इस तरह के जुमले फेंकते हैं तो बड़ा दुख होता है कि आप किस जगह वो खड़े होके बोल रहे हो। थोड़ी बहुत तो शर्म कीजिए दिया जी, का पहले बीजेपी का उस जगह का इतिहास तो पढ़ के आते, तब आपको पता चलेगा आपने किसानों के साथ। शर्मा जी अब मैं आपके पास नहीं आ सकती, समय की कमी है, कल फिर मुलाकात होगी, तब अगर किसानों के बारे में पढ़ के आइए और फिर बोलिए। आज के लिए इतना ही मेरे साथ। लेकिन इस वक्त जो बात निकल कर सामने आ रही है वो ये कि विपक्ष इंतजार कर रहा है कि सत्ता पक्ष क्या करेगा, और सत्ता पक्ष इस वक्त मदमस्त है क्योंकि सत्ता आपके पास है। इसलिए हम अपने हिसाब से कैबिनेट का गठन करेंगे, अपने हिसाब से सूचना देंगे, अपने हिसाब से शपथ ग्रहण कराएंगे, और तमाम जो पुरानी परंपराएं और प्रक्रियाएं हैं उनको दरकिनार भी करेंगे कि किसी भी सूरत में किसी भी प्रदेश की किसी भी सरकार के द्वारा की जाने वाली कार्यशैली के लिहाज से अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन सच है, हकीकत है। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।